सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वैसे हमने कहीं पढ़ा है कि द लॉ इज अ स्पोर्ट एंड द बेटर प्लेयर विन। ये हम नहीं कह रहे हैं, मैंने जैसे कहा कि हमने पढ़ा है, ये कहना है डायरेक्टर मनीष गुप्ता का, जिन्होंने आपको रहस्य और द स्टोन मैन मर्डर्स जैसी सस्पेंस थ्रिलर्स दिए हैं। वेल, वी वांट टू वेलकम हिम फर्स्ट। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, कैसे हैं आप? हाय हाय नमस्ते, मैं अच्छा हूँ। आई एम ग्लैड टू बी ऑन पंजाब केसरी। वी आर ऑनर्ड सर। आई मस्ट से कि सेक्शन 375 देखने के बाद ये तो हम जानते थे कि एक कोर्ट रूम ड्रामा हमारे सामने जरूर आएगा, बट इतनी जल्दी आएगा ये नहीं सोचा था। So how did you conceive this IPC 420? हाँ, आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। मैं आपको बताता हूँ, जो सेक्शन 375 लिखने के लिए मुझे 3 साल रिसर्च करनी पड़ी थी। तो मैं 3 साल बॉम्बे के अलग अलग कोर्ट रूम्स में जाकर मैं हियरिंग्स सुनता था और कोर्ट प्रोसीजर्स को रिसर्च करता था। तो इस दौरान मुझे कई इकोनॉमिक ऑफेंसेस केसेस के भी प्रोसीजर्स देखने मिले, जो मुझे लगा दैट ये बहुत अच्छा प्रेमाइस है एक मूवी के लिए। तो मुझे आइडिया तभी आ गया था, और मैं रिसर्च तो वैसे ही कर रहा था, तो ऑटोमेटिकली इस फिल्म की रिसर्च भी तभी हो गई। तो जैसे ही सेक्शन 375 रिलीज हुई तो मैंने ये फिल्म लिखना चालू किया इस तरह से। दरअसल जो रफली तो मैंने सेक्शन 375 के रिलीज के पहले ही लिख चुका था इसको, इसलिए इतनी जल्दी ये फिल्म बाहर आ गई। और क्योंकि रिसर्च तो मैंने कर रखी थी, तो लिखना बहुत ही जल्द हो गया, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम रिसर्च में मेरा ज्यादा टाइम जाता है। जो लिखना है, जो राइटिंग है, लिखाई है, वो एक ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से हो जाती है। जब रिसर्च पूरी हुई होती है तो स्क्रिप्ट अपने आप फ्लो होती है। So it's totally fictionalized sir, या फिर कुछ रियल लाइफ केसेस से इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं? हाँ, ये टोटली फिक्शनलाइज्ड है। जो 420 आईपीसी है कंप्लीट फिक्शन है, लेकिन इसमें जो कोर्ट के प्रोसीजर्स दिखाए हैं वो रियल प्रोसीजर्स दिखाए हैं। तो आई वुड से ये एक कोर्ट प्रोसीजरल ड्रामा है। ये जॉनर है फिल्म का, कोर्ट प्रोसीजरल ड्रामा। और अगर मैं कास्टिंग की बात करूं तो आपने काफी सोच समझ के विनय पाठक, रणवीर शौरी एंड गुल पनाग और रोहन के बारे में मैं बाद में बात करना चाहूंगी। पहले मैं इन 2 एक्टर्स के बारे में बात करना चाहूंगी। व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ लाइक विनय पाठक? फनी एंड इंटेलिजेंट, ये मेरे दिमाग में आता है उनके बारे में सोचकर, इसलिए मैंने उनकी कास्टिंग की। ओके, एंड व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थॉट अबाउट रणवीर शौरी? सेम थिंग, फनी एंड इंटेलिजेंट, दोनों। They are both of them are very funny inherently, but not in a slapstick manner, in a very intelligent manner. You know, they are very urban, they are very smart, intelligent, thinking people, but they are funny in their own way. अच्छा, गुल पनाग को हमने हमेशा इस तरह मतलब ग्लैमराइज रोल में देखा है, एक्सेप्ट फॉर पाताल लोक, इफ आई टॉक अबाउट, है ना? तो उन्हें इस तरह का किरदार देना, वाज शी योर फर्स्ट चॉइस फॉर दिस? बिल्कुल, आपके हर सवाल में मेरा जवाब दरअसल होता है। मैंने पाताल लोक देखकर ही उनको कास्ट किया। क्या बात! मैंने पाताल लोक, हाँ, देखा कि उन्होंने हाउसवाइफ, एक सप्रेस्ड हाउसवाइफ का रोल किया, काफी अच्छा, क्वाइट इम्प्रेस्ड। तो क्योंकि मैंने भी उनको ग्लैमरस अवतार में ही देखा है, वो मिस इंडिया भी रह चुकी हैं। तो हाँ, तो इस अवतार में देखकर मुझे उनका रोल काफी अच्छा लगा, इसलिए मैंने उनको अप्रोच किया। एंड रोहन? हाँ, रोहन के लिए मुझे जो वो कैरेक्टर है, उसके लिए मुझे एक 28 साल का अर्बन, वेरी अर्बन सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग लॉयर चाहिए था। तो मैंने रोहन को इसलिए कास्ट किया कि उसकी पर्सनालिटी में एक इनहेरेंट डिग्निटी और सोफिस्टिकेशन है, इसलिए मैंने उसको कास्ट किया। तो सर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम इसमें पढ़ते हैं, देन द पोस्टर केम, इट वाज रिटन कि लॉ इज अ स्पोर्ट एंड अ बेटर प्लेयर विन। प्लीज एलैबोरेट दिस, हम ये समझना चाहते हैं। सो मैं बोलना ये चाह रहा हूं, जैसा फिल्म में दिखाया है कि हम सोचते हैं कि लॉ इज अबाउट जस्टिस, लॉ इज अबाउट इक्वालिटी एक्सेट्रा, बट द ट्रूथ इज, द रियलिटी, द ग्राउंड रियलिटी इज दैट लॉ इज लाइक एनी अदर प्रोफेशन. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्पोर्ट वेयर द बेटर लॉयर विंस. सो ये जो लॉ इज अ स्पोर्ट, द बेटर प्लेयर विंस, ये जो मैंने लाइन है, ये मैंने अलग अलग सीनियर लॉयर्स जो जैसे बात करते हैं ना, उनसे सुन के मैंने ये लाइन लिखी है। क्योंकि और मुझे बहुत सारे कोर्ट केसेस का एक्सपीरियंस है। मैं कहीं 500 से भी ज्यादा हियरिंग्स में बैठ चुका हूँ।
और मेरा पर्सनल ऐसा क्यों, मैं पूछ सकती हूँ? रिसर्च, ये सेक्शन 375 अच्छा, रिसर्च 75 की रिसर्च के लिए, रिसर्च के चलते। और मेरे पिछली फिल्मों में रहस्यम के ऊपर भी केस हुआ था, जो आरुषि तलवार के पेरेंट्स ने मेरी फिल्म पर केस किया था। तो वो 11 महीने मैंने वो केस भी लड़ा हाई कोर्ट में, मैं जीता भी केस। तो इस तरह से मुझे लीगल प्रोसीजर्स का काफी नॉलेज है। तो मेरा ये अनुभव रहा है, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि लॉ जस्टिस के अलावा निर्भर करता है इस पे कि तुम्हारा लॉयर कितना स्मार्ट है। लॉयर जितना स्मार्ट है वो तुम्हें निकाल लेगा, ऐसा है। सो इसलिए मैंने कहा कि लॉ इज अ स्पोर्ट, द बेटर प्लेयर विंस। यानी लॉ इज अबाउट जस्टिस, यस इट इज अबाउट जस्टिस, लेकिन एट द एंड ऑफ इट इट्स अ स्पोर्ट, इट्स अ गेम। आप जितना अच्छा प्ले करोगे आप जीत जाओगे, वैसा है। इसलिए जो माहिर लॉयर होते हैं, जो बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, वो बहुत बड़ी भारी भारी 25-25 लाख 30 लाख एक हियरिंग का लेते हैं, बिकॉज उनका स्किल इतना है विद रिगार्ड टू लॉ। उनका दे आर सो स्किल्ड कि दे विन द केस। और उनका इन्फ्लुएंस भी होता है, जज के ऊपर इन्फ्लुएंस भी इतना होता है कि केस जीत जाते हैं, इसलिए लोग उनको 25-30 लाख भी देते हैं हियरिंग का। So what was your best experiences while shooting the film? हाँ, बेस्ट एक्सपीरियंस यही था कि रणवीर शौरी और विनय पाठक और गुलपनाग जैसे उम्दा एक्टर्स के साथ काम करना एक काफी प्लेजर था। क्योंकि जब आप इतने अच्छे एक्टर्स को डायरेक्ट करते हो तो एक सीन की एक अलग ही ब्यूटी निकल के आती है। तो वो जो एक मजा है, वो जैसा एक बच्चा पैदा होता है आपका, तो उस टाइप का मजा है उसमें। तो ये बहुत काफी, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद सच टैलेंटेड एक्टर्स। अच्छा, मैं अगर आपकी जर्नी की बात करती हूँ ना मनीष सर, तो हमने रहस्य में देखा, आपने रहस्य डायरेक्ट किया, स्टोन मर्डर्स लेकर आए, फिर आप हॉस्टल जैसी मूवी लाए, फिर आप हॉरर जॉनर में भी आपने ट्राई किया, डरना जरूरी है आपने एक मूवी बनाई थी, नॉट रॉन्ग। आपने सरकार जैसी मूवी जो 2005 में आई थी, उसके डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले भी आपने किया, फिर सेक्शन 375 की राइटिंग आपने की, फिर और अभी आप ये IPC 420 लेकर आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी स्टोरीज को कंसीव कैसे करते हैं, मतलब लाइक अलग अलग जॉनर्स में आप ट्राई करा आपने, और बहुत अच्छा भी साबित हुआ, सबके सामने बहुत बेहतरीन ढंग से उसे पेश किया। मैं जो राइटिंग करता हूँ, मैं आई राइट व्हाट आई सी हैपनिंग अराउंड मी। तो मेरे आजू बाजू समाज में जो हो रहा है, जो चल रहा है, जो वर्तमान में चल रहा है, द प्रेजेंट सिनेरियो इन आवर सोसाइटी, मैं उसको अब्सॉर्ब करके लिखता हूँ। तो अभी मैंने जब सरकार लिखी तो वो बाला साहब ठाकरे के ऊपर थी, उनकी लाइफ स्टोरी के ऊपर थी, उनका जो एक पावर प्ले है उसके ऊपर थी। फिर जो स्टोनमैन मर्डर्स मैंने बनाई, वो स्टोनमैन किलिंग्स जो हुई थी बॉम्बे में 1983 में, उसके ऊपर आधारित मैंने ये फिल्म बनाई थी। फिर रहस्य आरुषि मर्डर केस के ऊपर मैंने फिल्म बनाई। तो इस तरह से मैं जो देखता हूँ मेरे आजू बाजू, जो सेक्शन 375 मैंने शाइनी आहूजा केस पर बनाई थी। शाइनी आहूजा को मैं पर्सनली पहचानता था। हम दोनों एक फिल्म बनाने वाले थे, जो मैं डायरेक्ट कर रहा था और वो एक्ट कर रहा था, लेकिन उसके बाद अरेस्ट हो गया और वो फिल्म तब पड़ गई। तो आज तक वो फिल्म बनी नहीं। तो ये काफी मुझे लॉस रहा है इसका। और मैंने बहुत करीबी से देखा था कि उसके साथ क्या क्या हो रहा था, उसकी वाइफ के साथ क्या हो रहा था, और पूरे केस को मैंने बहुत करीबी से देखा था। तो मैंने इसलिए वो स्क्रिप्ट लिखी। तो मैं रियलिज्म से बोरो करता हूँ, मैं रियलिटी से बोरो करता हूँ। मैं वही लिखता हूँ जो मुझे अपने आजू बाजू होता हुआ दिख रहा होता है। तो 420 IPC मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज के माहौल में जो फाइनेंशियल स्कैम्स वो बहुत कॉमन प्लेस हो गए हैं। यानी हर दूसरे दिन कोई ना कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम सामने आता है। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज हो गई है फाइनेंशियल स्कैम होना। तो इसलिए मैंने दिखाया कि हमारे समाज में ये सब हो रहा है, वो मैं दिखाना चाहता था। लेकिन ये कहते हुए, आफ्टर हैविंग सेड दिस, मैं ये कहूंगा कि 420 IPC तो कंप्लीटली फिक्टिशियस है। ये फिक्शनल कहानी है, ये कोई किसी केस पर आधारित नहीं है। बस इसमें मैंने कोर्ट प्रोसीजर, जो एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस केसेस में कोर्ट प्रोसीजर होते हैं, जिस तरह से कोर्ट की कार्रवाई होती है, वो मैंने एकदम वास्तविक और रियलिस्टिक वे में दिखाई है। कोर्ट प्रोसीजर्स को मैंने एक बिल्कुल ही रियल तरह से दिखाया है। Yes, I have seen the film, yes. अच्छा, यू सीन द फिल्म, ओके। सो यू सी, मैंने कोर्ट प्रोसीजर को बहुत ऑथेंटिक तरह से दिखाया है। उसको जरा भी मैंने फिल्मी नहीं किया है, ड्रामेटाइज नहीं किया है। जैसा एक कोर्ट में होता है बिल्कुल वैसा दिखाया है प्रोसीजर।
तो मैं कहूंगा वो है। तो मैं इस फिल्म को एक कोर्ट प्रोसीजरल ड्रामा कहूंगा। Absolutely, and that is what मैं कहूंगी makes the film much more gripping and interesting. The way या you या have shot it. यस यस, इट लुक्स बिलीवेबल। आपको लगता है ये वास्तव में हो रहा है, ये सच में हो रहा है, आपको बनावटी नहीं लगता। तो हम आसानी से रिलेट कर पाते हैं। और जैसे आपने कहा भी ना कि आप रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस पे फिल्में बनाते आए हैं, यू हैव मेड दैट, कहीं ना कहीं कई बार आप कंट्रोवर्सीज का भी शिकार हुए, तो वो प्रेशर रहता है कभी फिल्म बनाते वक्त आपको कि आगे चल के ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, जो डर गया समझो मर गया। मैं लेकिन किसी से डरना तो डरता जरूरी नहीं। है, डरना तो जरूरी है ना सर। वो उन बच्चों के लिए था जो स्टोरी में थे, उनके लिए डरना जरूरी था। मुझे किसी चीज का डर नहीं है। एक ट्रू फिल्म मेकर तभी ही ट्रू फिल्म मेकर बन सकता है व्हेन ही इज फियरलेस। अगर आपको किसी चीज का डर आ जाता है ना, तब आप ट्रू फिल्म मेकर नहीं बन सकते हो। यस यस यस, एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी चीज का डर या प्रेशर नहीं रहना चाहिए। दैट्स मेक्स अ ट्रू फिल्म मेकर। और मुझे लगता है ये बात बहुत लोगों को जो शो को देख रहे हैं उनको इंस्पायर करने वाली है। आई होप सो। आई होप कि जवान पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है फिल्म मेकर्स की, जो अपकमिंग फिल्म मेकर्स हैं, उनको इंस्पिरेशन मिले इससे। ये आपने एक प्री रेक्विजिट दिया है उनको एज एन एक्सपर्ट इन द फिल्म ऑफ लाइक फील्ड ऑफ फिल्म मेकिंग। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी सर, व्हाट डू यू थिंक आर योर लाइक स्ट्रेंथ्स एज अ डायरेक्टर? या मेरी स्ट्रेंथ एज अ डायरेक्टर ये है कि मैं जो भी फिल्म डायरेक्ट करता हूँ उसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर भी मैं ही होता हूँ। तो आई एम ऑलवेज अ सोलो राइटर। हाँ, ये जो 420 आईपीसी है, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग तीनों मैंने लिखे हैं। स्टोनमैन मर्डर्स के भी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स मैंने लिखे हैं, और रहस्य के भी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स मैंने लिखे हैं। तो राइटर भी, स्क्रीन प्ले राइटर भी मैं हूँ, डायलॉग राइटर भी मैं हूँ, और डायरेक्टर भी मैं हूँ। ये तीनों चीजें मैं ही कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, बहुत आसानी हो जाती है। डायरेक्शन एकदम नेचुरल प्रोसेस बन जाता है, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट लिखी है। तो मैंने पेपर पे ऑलरेडी फिल्म को डायरेक्ट कर दिया है। तो शूट करते वक्त मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मुझे इस कैरेक्टर को कैसे दिखाना है, कैसे उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह। मुझे कोई सोचने की या डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हर चीज मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होती है। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं खुद ही राइटर हूँ, खुद ही डायरेक्टर हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अच्छी बात आपने की। अच्छा, जब आप कोई स्टोरी लिख रहे होते हैं सर, कोई स्टोरी या कोई डायलॉग किसी फिल्म के लिख रहे हैं आप, तो उसी वक्त आपके माइंड में क्लियर होता है कि आपको किनको कास्ट करना है अपनी फिल्म में? नहीं नहीं नहीं, मैं पूरी स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ पहले। मैं कभी भी सरकार को छोड़कर, सरकार तो अमित जी के लिए लिखी, अमिताभ बच्चन के लिए लिखी गई थी, वो उन्हीं को दिमाग में रख के लिखी गई हुई थी। उसके डायलॉग्स भी उन्हीं को दिमाग में लिख के रख के लिखे गए थे, क्योंकि हाँ, क्योंकि उनको, उनके अलावा ये रोल कोई नहीं कर सकता था। लेकिन उसके अलावा, ये सरकार के अलावा जो भी मैंने फिल्में लिखी है, कभी किसी पर्टिकुलर एक्टर को दिमाग में रख के नहीं लिखी है। मैं पूरी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, 15-20 लोगों को पढ़ने के लिए देता हूँ, फिर उनका फीडबैक लेता हूँ, मैं फिर से लिखता हूँ। जब फिर अगर वो कुछ बोल रहे हैं कि हमें ये पसंद नहीं आया, उसमें ये लूप होल थी वगैरह वगैरह, मैं स्क्रिप्ट में कमियां ढूंढता हूँ लोगों को पढ़ा के। जब मुझे हर कोई 15-20 आदमी बोलते हैं ये स्क्रिप्ट अभी परफेक्ट है, ये ब्रिलियंट स्क्रिप्ट है, मैं तभी ही स्क्रिप्ट को समझता हूँ कि ये फाइनल हो गई है। फिर मैं सोचता हूँ कि कास्टिंग कौन होनी चाहिए। ये सब मेहनत स्क्रिप्ट पे बहुत ज्यादा सालों साल मेहनत चलती है, उसके बाद मैं कास्टिंग पे आता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कास्टिंग, बेस्ट कास्टिंग कौन सी होनी चाहिए। फिर मैं अपना दिमाग लड़ाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि कौन एक्टर है जो इसमें फिट बैठ सकता है। फिर वहां क्या होता है, अभी इस पॉइंट पे इंडस्ट्री से प्रेशर आता है। इंडस्ट्री से ये प्रेशर आता है, जो अलग अलग लोग हैं उनसे प्रेशर आता है कि नहीं, आप इस ए लिस्टर को ले लो, आप इस बड़े एक्टर को ले लो, इस बड़े स्टार को ले लो, इसके पीछे भागो, उसके पीछे भागो, फिल्म बड़ी बन जाएगी, फाइनेंस ज्यादा आ जाएगा, ये आएगा वो आएगा। वो सारा प्रेशर आने लगता है, जिसको मैं पूरी तरह रिजेक्ट कर देता हूँ, एकदम से रिजेक्ट कर देता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरह से कैरेक्टर लिखा हुआ है, ये कैरेक्टर को सबसे बेस्ट कौन सा एक्टर पोर्ट्रे कर सकता है, हु विल डू द मैक्सिमम जस्टिस टू दिस कैरेक्टर। फिर मैं उस हिसाब से कास्टिंग करता हूँ। तो ये है, ये कास्टिंग प्रोसेस है। इसलिए मैंने विनय पाठक को कास्ट किया है, क्योंकि ये रोल जो है बंसी केसवानी का रोल है जो इस फिल्म में इन्होंने किया है। उनके अलावा, विनय पाठक के अलावा कोई भी आदमी, कोई भी इंसान ये इस तरह से पोर्ट्रे नहीं कर सकता था। विनय पाठक की अपनी ही एक पर्सनैलिटी है, उनकी एक यूनिक पर्सनैलिटी है, जो वो एक बहुत बेहतरीन एक्टर है, और एक उनमें सटल ह्यूमर है और सटल इंटेलिजेंस भी है, और एक अर्बन, जो
उनमें वो एक अर्बननेस है जो शायद किसी दूसरे एक्टर में ना हो, वो लगता है। तो ये कैरेक्टर जो था, ये बंसी केसवानी एक सीए है, बहुत ही पढ़ा लिखा है, साउथ बॉम्बे में रहता है, लेकिन निहायत ही कंजूस है, ऐसा दिखाया है हमने। और एक थोड़ा सा ना उसका जो डिमीनर है, उसका बिहेवियर थोड़ा सा फनी है, हल्का सा, जो भी फनी है, लेकिन वो स्लैपस्टिक ह्यूमर में नहीं है, वो वो सटल सटल ह्यूमर है उसके उसके नेचर में। तो ये सब चीजें एक आदमी में समा जाना ये काफी मुश्किल है। तो विनय पाठक वॉज माई फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस। मैंने उन्हीं को अप्रोच किया और उन्होंने एक बार स्क्रिप्ट पढ़ के हाँ बोल दिया। मुझे कई क्वार्टर्स से प्रेशर आया था अलग कास्टिंग का, लेकिन मैंने बिल्कुल ही किसी भी तरह के प्रेशर को एंटरटेन नहीं किया। आई थिंक आप जो इतने लाइक फोकस्ड हैं और इतने शॉर्ट रहते हैं अपनी फिल्मों को लेके, कि आप लिखते भी खुद हैं, आपको ये भी पता है कि कौन एक्टर्स आपको लेने हैं, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। बस इसीलिए मुझे लगता है कि इतने सालों से आप इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी हमने आपको देखा यू आर वेरी चूजी अबाउट योर सब्जेक्ट, है ना, कि इतना वक्त लगता है आपको फिल्में लेकर आने। हाँ, मुझे तो कम से कम 4-5 साल लगते हैं एक फिल्म बनाने को, क्योंकि पहले तो मुझे 2-3 साल लगते थे फिल्मों में। हाँ, जो पहले जमाने में लगते थे, क्योंकि पहले तो मुझे 2-3 साल लगते हैं लिखने को, क्योंकि मैं पहले लिखता हूँ, इतनी पहले रिसर्च करता हूँ, मैक्सिमम टाइम रिसर्च को लगता है। मैं रिसर्च करता हूँ, फिर लिखता हूँ, फिर लोगों को पढ़ाता हूँ स्क्रिप्ट, उस पर पूरा फीडबैक लेता हूँ, उसको परफेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं प्री प्रोडक्शन पे बहुत टाइम लगाता हूँ और फिर जाके फिल्म बनती है। और फिल्म की एडिटिंग को भी मैं एकदम परफेक्टली करता हूँ। जैसे मैं एक फिल्म को एडिट करता हूँ, ये फिल्म को 8 महीने लगे एडिट करने को, 8 महीने सिर्फ एडिटिंग को लगे। मैंने पहली बार एडिट की 15 लोगों को दिखाई, उन्होंने मुझे कुछ कमेंट्स दिए, फिर मैंने फिर से एडिट की 8 महीने में बस एडिट ही कर रहा था, जब तक मुझे ये रिएक्शन नहीं मिला सबसे, ये वाह क्या कमाल की फिल्म बनाई है, मजा आ गया, मतलब मैं अपनी सीट से हिल नहीं सका, जब तक मुझे ऐसा रिएक्शन नहीं मिला मैं उसको एडिट ही करते रहता हूँ। तो एज ऑफ द सीट, सॉरी, या तो मैं एक फिल्म पे बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, इसलिए आप देखेंगी मेरी कोई भी फिल्म है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सेक्शन 375 हो, चाहे रहस्य हो, स्टोनमैन मर्डर्स हो या 420, वो एकदम एक्सेप्शनल फिल्म होती है, वो कोई ऐसे रन ऑफ द मिल फिल्म नहीं होती है, क्योंकि उस पर इतनी मेहनत की जाती है। अभी कमर्शियल सक्सेस की बात की जाए तो वो तो ना मेरे हाथ में है ना किसी के हाथ में, और मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं। मेरा सोचना ये होता है कि जिसने पैसे डाले हैं, जिस प्रोड्यूसर ने, फाइनेंसर ने पैसे डाले हैं, उनके पैसे वापस आ जाएं, ब्रेक इवन हो जाए और उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिल जाए। मेरी ये इंटेंशन होती है, और वो मेरी हर फिल्म में हो ही जाता है, क्योंकि मेरी हर फिल्म एक लिमिटेड बजट की फिल्म होती है, बड़े बजट की फिल्म होती नहीं है, वो छोटे बजट की फिल्म होती है, उतनी रिकवरी तो आ ही जाती है। तो ये है। मेरे अलावा एक ही दूसरा इंसान है जो इतनी मेहनत करता है फिल्म पे, वो है आमिर खान। मैं बोलने ही वाली थी। उनकी भी मैं बिल्कुल उनके वर्किंग स्टाइल से बिल्कुल सहमत हूँ। वो पूरा अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अटेंशन, पूरा टाइम लगा देते हैं फिल्म पर, इसलिए आप देखेंगी उनकी जो भी फिल्म है वो एक एक्सेप्शनल फिल्म होती है, वो ऐसे रन ऑफ द मिल फिल्म नहीं होती है। एक और इंसान है जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, राजू हिरानी। हाँ, उनके साथ मेरी कई मीटिंग्स भी हुई हैं, हम साथ में काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो वो भी ऐसे ही हैं, वो भी बहुत टाइम लगाते हैं, 4-5 साल लगाते हैं एक फिल्म बनाने को, क्योंकि वो उतनी मेहनत करते हैं उस पर। तो ये है। तो मैं सोचता हूँ आप एक फिल्म बनाते हो तो वो फिल्म एक मॉन्यूमेंट की तरह है। मॉन्यूमेंट यानी जैसे इजिप्ट में पिरामिड्स हैं, जैसे आगरा में ताजमहल है, वो एक इमारत बन गई तो बन गई, अभी सदियों तक लोग उसको देखेंगे। तो जब मैं एक फिल्म बनाता हूँ ना, मेरे लिए वो बेंचमार्क है कि क्या ये फिल्म अगले 30 साल याद की जाएगी, क्या ये इतनी एक्सेप्शनल है कि ये 30 साल बाद तक याद की जाएगी। तो ये करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत टाइम जाता है, स्क्रिप्टिंग पे भी, प्री प्रोडक्शन पे भी, पोस्ट प्रोडक्शन पे भी, सब बहुत टाइम जाता है। तो इसलिए इतना टाइम लगता है मुझे। एंड आई पर्सनली फील कि आईपीसी 420 अगले 30 सालों तक याद की जाएगी। लेट्स होप सो। वैसे हाउ डू यू वांट पीपल टू रिमेम्बर यू एज अ डायरेक्टर, सर? I think सस्पेंस, जो आई एम अ मास्टर ऑफ सस्पेंस बेसिकली। तो जैसे एल्फ्रेड हिचकॉक को मास्टर ऑफ सस्पेंस कितना याद किया जाता है, मुझे लगता है इंडिया का एल्फ्रेड हिचकॉक मैं हूँ, या इंडिया का मास्टर ऑफ सस्पेंस मैं अपने आप को कहूंगा।
Yes, absolutely. You are the master of suspense and you are a perfectionist also. थैंक And यू सो that's the मच। best आपने part काफी, in you, I believe. थैंक यू, आपने मुझे काफी पहचान लिया छोटे ही अरसे में। आईपीसी 420 के बाद आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कौन सा और सस्पेंस थ्रिलर हमारे सामने आने वाला है? आपके हर सवाल में मेरा जवाब छिपा होता है ऑलरेडी, तो आपने जवाब भी खुद ही दे दिया। मेरी अगली फिल्म भी सस्पेंस ड्रामा है। क्या बात है? इसमें रवीना टंडन है इसमें, और ये हाँ। फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसकी पोस्ट प्रोडक्शन अभी चालू है। ये अगले साल Wow. रिलीज होगी। So we are looking forward, sir, after IPC 420 for the Raveena Tandon film, which is a suspense thriller. उसमें भी क्या नया होगा और कौन सी रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन के साथ आप लोगों को थ्रिल करने वाले हैं, ये हम जरूर देखना चाहेंगे। ओके ग्रेट। आप अभी तो बहुत इट इज अ लिटिल टू अर्ली, शूटिंग हो चुकी है। रवीना टंडन वाली फिल्म की शूटिंग मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी वो उसकी पोस्ट प्रोडक्शन चालू है, तो पोस्ट प्रोडक्शन को काफी टाइम लगेगा और ये अगले साल रिलीज होगी। तो उसकी स्टोरी और बाकी डिटेल में अभी नहीं, मैं अगले साल आपको जरूर बताऊंगा डिटेल में एकदम। बस इतना बोलूंगा कि वो एक सस्पेंस फिल्म है और उसमें रवीना टंडन है और मैं डायरेक्टर हूँ। चलिए, तो ये तीनों ही एलिमेंट्स बड़े खास हैं हमारे लिए। एंड वंस थैंक यू। अगेन थैंक यू, इट वाज एन ऑनर हैविंग यू इन द इंटरव्यू सर ऑन पंजाब केसरी सेम। नवोदय टाइम्स। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। थैंक यू, शुक्रिया।